द फोर सस्पेक्ट्स। हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे अगाथा क्रिस्टी की शॉर्ट स्टोरी द फोर सस्पेक्ट्स, चार संदिग्ध। एक ऐसी कहानी जहां एक साधारण सा डॉक्टर बन जाता है एक रहस्यमयी हत्या का गवाह। चार संदिग्ध, चार चेहरे, और हर कोई निर्दोष भी लग सकता है और दोषी भी। कौन है असली कातिल, और क्या मिस मार्पल अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से इस गुत्थी को सुलझा पाएंगी? तो बैठ जाइए, क्योंकि अब शुरू होती है एक और रहस्य से भरी शाम। अगाथा क्रिस्टी की कहानी फोर सस्पेक्ट्स। बातचीत अनदेखे और बिना सजा वाले अपराधों के इर्द गिर्द घूमती रही। बारी बारी से सभी ने अपनी राय दी। कर्नल बेंट्री, उनकी हृष्टपुष्ट और मिलनसार पत्नी जेन हेलियर, डॉक्टर लॉयड, और यहां तक कि बूढ़ी मिस मार्पल भी। एक व्यक्ति जो नहीं बोला, वह ज्यादातर लोगों की राय में ऐसा करने के लिए सबसे उपयुक्त था। स्कॉटलैंड यार्ड के पूर्व कमिश्नर सर हेनरी क्लिथरिंग चुपचाप बैठे रहे, अपनी मूंछें मरोड़ते हुए, या यूं कहें कि सहलाते हुए और आधी मुस्कान लिए हुए, मानो किसी मन की बात पर जो उन्हें खुश कर रही हो। सर हेनरी, श्रीमती बेंट्री ने आखिरकार कहा, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो मैं चिल्लाऊंगी। क्या ऐसे बहुत से अपराध हैं जो बिना सजा के रह जाते हैं, या नहीं? आप अखबारों की सुर्खियों के बारे में सोच रही हैं, श्रीमती बेंट्री। स्कॉटलैंड यार्ड फिर से दोषी, और आगे है अनसुलझे रहस्यों की एक सूची, जो वास्तव में मुझे लगता है कुल का एक बहुत छोटा प्रतिशत है। डॉक्टर लॉयड ने कहा, हाँ, ऐसा ही है। सैकड़ों अपराध जो सुलझ जाते हैं और अपराधियों को सजा मिलती है, उनका बखान और गुणगान कम ही किया जाता है। लेकिन मुद्दा तो यह नहीं है ना? जब आप अनसुलझे अपराधों और अनसुलझे अपराधों की बात करते हैं, तो आप दो अलग अलग चीजों की बात कर रहे होते हैं। पहली श्रेणी में वे सभी अपराध आते हैं जिनके बारे में स्कॉटलैंड यार्ड कभी नहीं सुनता। वे अपराध जिनके बारे में किसी को पता भी नहीं चलता कि वे हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे अपराध बहुत ज्यादा नहीं हैं, श्रीमती बेंट्री ने कहा। है ना? सर हेनरी, आपका मतलब यह तो नहीं है कि होते हैं? मुझे लगता है, मिस मार्पल ने सोचते हुए कहा, कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी। अपनी पुरानी दुनिया वाली शांत भाव भंगिमा के साथ उस आकर्षक बुजुर्ग महिला ने अत्यंत शांति के स्वर में अपना बयान दिया। मेरी प्यारी मिस मार्पल, कर्नल बेंट्री ने कहा। जाहिर है, मिस मार्पल ने कहा, बहुत से लोग मूर्ख होते हैं, और मूर्ख लोग चाहे वे कुछ भी करें, पकड़े ही जाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मूर्ख नहीं हैं, और यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर उनके सिद्धांत बहुत मजबूत न हों तो वे क्या क्या कर पाएंगे। हाँ, सर हेनरी ने कहा, बहुत से लोग हैं जो मूर्ख नहीं हैं। कितनी बार कोई अपराध सिर्फ थोड़ी सी लापरवाही की वजह से सामने आ जाता है, और हर बार हम खुद से यह सवाल पूछते हैं, अगर यह लापरवाही न होती तो क्या किसी को कभी पता चलता? लेकिन यह बहुत गंभीर बात है, क्लिथरिंग, कर्नल बेंट्री ने कहा। वाकई बहुत गंभीर। क्या यह सच है? तुम्हारा क्या मतलब है? यह सच है। बेशक यह गंभीर है। तुम कहते हो कि अपराध की सजा नहीं मिलती, लेकिन क्या ऐसा होता है? शायद कानून द्वारा सजा नहीं मिलती, लेकिन कारण और प्रभाव कानून के बाहर काम करते हैं। यह कहना कि हर अपराध की अपनी सजा होती है एक सामान्य बात है, और फिर भी मेरी राय में इससे ज्यादा सच कुछ नहीं हो सकता। शायद, कर्नल बेंट्री ने कहा, लेकिन इसे गंभीरता नहीं बदलती। गंभीरता। वह थोड़ा उलझन में पड़ गए। सर हेनरी क्लिथरिंग मुस्कुराए। 100 में से 99 लोग निस्संदेह आपकी सोच से सहमत होंगे, उन्होंने कहा। लेकिन आप जानते हैं, वास्तव में अपराध बोध महत्वपूर्ण नहीं है, निर्दोषता महत्वपूर्ण है। यही वो बात है जिसका किसी को एहसास नहीं होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा, जेन हेलियर ने कहा। मुझे समझ आ गया, मिस मार्पल ने कहा। जब मिसेस ट्रेंट ने अपने बैग से आधा क्राउन गायब पाया, तो सबसे ज्यादा असर रोजमर्रा की महिला मिसेस आर्थर पर पड़ा। बेशक ट्रेंट दंपत्ति ने सोचा कि यह मिसेस आर्थर ही हैं, लेकिन दयालु लोग होने के नाते, और यह जानते हुए कि उनका एक बड़ा परिवार है और उनका पति शराब पीता है,
वे स्वाभाविक रूप से नुकसान नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके मन में उनके प्रति अलग भावनाएं थीं, और जब वे चले गए तो उन्होंने उसे घर की जिम्मेदारी नहीं सौंपी, जिससे मिसेज आर्थर पर बहुत असर पड़ा और दूसरे लोगों को भी उनके बारे में कुछ समझ आने लगा। और फिर अचानक पता चला कि यह गवर्नेस ही थी। मिसेस ट्रेंट ने उसे एक दरवाजे से शीशे में प्रतिबिंबित होते देखा। एकदम शुद्ध संयोग, हालांकि मैं इसे ईश्वरीय कृपा कहना पसंद करती हूं, और मुझे लगता है सर हेनरी का यही मतलब है। ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी सिर्फ इस बात में होगी कि पैसे किसने लिए, और वह सबसे अप्रत्याशित व्यक्ति निकला, बिल्कुल जासूसी कहानियों की तरह। लेकिन असल में जिंदगी और मौत का सवाल बेचारी श्रीमती आर्थर का था, जिन्होंने कुछ नहीं किया था। यही तो आप कहना चाह रही थीं, है ना सर हेनरी? हाँ मिस मार्पल, आप बिल्कुल मेरी बात समझ रही हैं। जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं उसमें आपकी नौकरानी खुशकिस्मत थी, उसकी बेगुनाही साबित हुई। लेकिन कुछ लोग जिंदगी भर ऐसे शक के बोझ तले दबे रहते हैं जो वाकई बेबुनियाद है। क्या आप किसी खास घटना के बारे में सोच रही हैं सर हेनरी? श्रीमती बैंट्री ने चतुराई से पूछा। दरअसल श्रीमती बैंट्री, मैं सोच रही हूं एक बहुत ही अजीब मामला, एक ऐसा मामला जहां हम मानते हैं कि हत्या हुई है, लेकिन इसे साबित करने की कोई संभावना नहीं है। जहर? शायद। जेन ने सांस ली। कुछ ऐसा जिसका पता नहीं लगाया जा सकता। डॉक्टर लॉयड बेचैनी से हिले और सर हेनरी ने अपना सिर हिलाया। नहीं प्रिय महिला, दक्षिण अमेरिकी भारतीयों का गुप्त तीर विष नहीं। काश यह कुछ ऐसा ही होता। हमें किसी और भी सामान्य चीज से निपटना है, इतनी सामान्य वास्तव में कि दस्तावेज को उसके अपराधी तक पहुंचाने की कोई उम्मीद नहीं है। एक बूढ़ा सज्जन जो सीढ़ियों से गिर गया और उसकी गर्दन टूट गई, उन अफसोसजनक दुर्घटनाओं में से एक जो रोज होती हैं। लेकिन असल में हुआ क्या, कौन कह सकता है? सर हेनरी ने कंधे उचका दिए। पीछे से धक्का, सीढ़ियों के ऊपर रुई, या धागे का एक टुकड़ा बांधा गया और बाद में सावधानी से हटाया गया, यह हम कभी नहीं जान पाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि यह अच्छा दुर्घटना नहीं थी, और क्यों? डॉक्टर ने पूछा। यह एक लंबी कहानी है, लेकिन यहां हमें पूरा यकीन है। जैसा कि मैंने कहा, दस्तावेज को किसी तक पहुंचाने की कोई संभावना नहीं है। साक्ष्य बहुत कमजोर होंगे। लेकिन इस मामले का एक दूसरा पहलू भी है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। देखिए, 4 लोग थे जिन्होंने यह चाल चली होगी। एक दोषी है, लेकिन बाकी 3 निर्दोष हैं, और जब तक सच्चाई सामने नहीं आती वे तीनों संदेह के घेरे में ही रहेंगे। मुझे लगता है, श्रीमती बैंट्री ने कहा, कि आपको अपनी लंबी कहानी हमें बता देनी चाहिए। आखिरकार मुझे इसे इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, सर हेनरी ने कहा। मैं कम से कम शुरुआत को संक्षिप्त तो कर ही सकता हूं। यह एक जर्मन गुप्त समाज श्वार्ट्जहैंड से संबंधित है, जो कैमोरा की तर्ज पर है, या जैसा कि ज्यादातर लोग कैमोरा के बारे में सोचते हैं, ब्लैकमेल और आतंक फैलाने की एक साजिश। युद्ध के बाद यह सब अचानक शुरू हुआ और आश्चर्यजनक रूप से फैल गया। अनगिनत लोग इसके शिकार हुए। अधिकारी इससे निपटने में सफल नहीं हुए, क्योंकि इसके रहस्यों को बड़ी चालाकी से छिपाया गया था, और ऐसा कोई भी व्यक्ति ढूंढना लगभग असंभव था जिसे धोखा देने के लिए उकसाया जा सके। इंग्लैंड में इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, लेकिन जर्मनी में इसका बहुत ही कमजोर असर हो रहा था। आखिरकार एक व्यक्ति, डॉक्टर रोसेन, जो किसी जमाने में सीक्रेट सर्विस के काम में बहुत प्रमुख थे, के प्रयासों से इसे तोड़ा और फैलाया गया। वे इसके सदस्य बने, इसके सबसे अंदरूनी दायरे में पैठ बनाई, और जैसा कि मैं कहता हूं, इसके पतन में अहम भूमिका निभाई। लेकिन परिणाम स्वरूप वे एक निशाने पर थे, और यह समझदारी भरा कदम समझा गया कि उन्हें जर्मनी छोड़ देना चाहिए, कम से कम कुछ समय के लिए तो जरूर। वे इंग्लैंड आए और हमें बर्लिन पुलिस से उनके बारे में पत्र मिले। वे आए और मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिले।
उनका दृष्टिकोण निष्पक्ष और संयमित था। उन्हें अपने भविष्य के बारे में कोई संदेह नहीं था। वे मुझे पकड़ लेंगे सर हेनरी, उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं। वे एक बड़े आदमी थे जिनका दिमाग बहुत अच्छा था और उनकी आवाज बहुत गहरी थी, जिसमें उनकी राष्ट्रीयता का अंदाजा लगाने के लिए बस थोड़ी सी कर्कश आवाज थी। यह तो पहले से तय है, कोई बात नहीं, मैं तैयार हूं। जब मैंने यह काम शुरू किया तो मैंने जोखिम उठाया। मैंने वही किया जो करने का इरादा था। संगठन अब कभी एकजुट नहीं हो सकता, लेकिन इसके कई सदस्य आजाद हैं और वे बस वही बदला लेंगे जो वे ले सकते हैं। मेरी जान, यह बस समय की बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि वह समय जितना हो सके उतना लंबा हो। देखिए, मैं कुछ बहुत ही रोचक सामग्री इकट्ठा और संपादित कर रहा हूं, जो मेरे जीवन भर के काम का नतीजा है। अगर हो सके तो मैं अपना काम पूरा करना चाहूंगा। उन्होंने बहुत ही सरलता से एक खास भव्यता के साथ बात की, जिसकी मैं प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। मैंने उनसे कहा कि हम पूरी सावधानी बरतेंगे, लेकिन उन्होंने मेरी बातों को अनसुना कर दिया। किसी दिन देर सवेर वे मुझे पकड़ लेंगे, उन्होंने दोहराया। जब वह दिन आएगा तो परेशान मत होना। मुझे पूरा यकीन है कि तुम वह सब कर चुके होगे जो संभव है। फिर उन्होंने अपनी योजनाओं की रूपरेखा बताई, जो काफी सरल थीं। उन्होंने देहात में एक छोटी सी झोपड़ी लेने का प्रस्ताव रखा, जहां वे शांति से रह सकें और अपना काम जारी रख सकें। अंततः उन्होंने समरसेट के एक गांव को चुना, किंग्स क्नाटन, जो रेलवे स्टेशन से 7 मील दूर था और सभ्यता से बिल्कुल अछूता था। उन्होंने एक बहुत ही आकर्षक झोपड़ी खरीदी, उसमें कई सुधार और परिवर्तन करवाए और वहां बेहद संतुष्ट होकर बस गए। उनके परिवार में उनकी भतीजी ग्रेटा, एक सचिव, एक बूढ़ा जर्मन नौकर जिसने लगभग 40 वर्षों तक उनकी निष्ठापूर्वक सेवा की थी, और एक बाहरी सहायक और माली थे जो किंग्स क्नाटन के मूल निवासी थे। 4 संदिग्ध, डॉक्टर लॉयड ने धीरे से कहा। बिल्कुल, 4 संदिग्ध, और कुछ बताने को नहीं है। किंग्स क्नाटन में 5 महीने तक जिंदगी शांति से चलती रही और फिर एक बड़ा झटका लगा। डॉक्टर रोसेन एक सुबह सीढ़ियों से गिर गईं और लगभग आधे घंटे बाद मृत पाई गईं। जिस समय यह दुर्घटना हुई होगी, गर्ट्रूड अपनी रसोई में दरवाजा बंद करके बैठी थीं और उन्होंने कुछ भी नहीं सुना, ऐसा वे कहती हैं। फ्राउलीन ग्रेटा बगीचे में कुछ बल्ब लगा रही थीं, फिर से ऐसा वे कहती हैं। माली डॉब्स छोटे से गमले के शेड में अपना 11वां सत्र कर रहा था, ऐसा वे कहते हैं। और सचिव टहलने गया था और एक बार फिर उसके पास सिर्फ उसके ही शब्द हैं। किसी के पास कोई बहाना नहीं है, कोई किसी और की कहानी की पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन एक बात पक्की है, बाहर से कोई ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि किंग्स क्नटन के छोटे से गांव में किसी अजनबी की नजर जरूर पड़ जाती। पीछे और आगे के दोनों दरवाजे बंद थे और घर के हर सदस्य के पास अपनी अपनी चाबी थी। तो आप देख सकते हैं कि मामला उन 4 तक ही सीमित है, और फिर भी हर एक संदेह से परे लगता है। ग्रेटा, उसके अपने भाई की संतान, गर्ट्रूड, जिसने 40 साल तक वफादार सेवा की है, डॉब्स, जो किंग्स क्नाटन से कभी बाहर नहीं गया, और चार्ल्स टेम्पलेटन सचिव। हां, कर्नल बेंट्री ने कहा। उसके बारे में क्या मुझे लगता है कि वह एक संदिग्ध व्यक्ति है। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं उसके बारे में जो जानता था, उसी ने उसे पूरी तरह से अदालत से बाहर कर दिया। कम से कम उस समय तो, सर हेनरी ने गंभीरता से कहा। देखिए, चार्ल्स टेम्पलेटन
मेरे अपने आदमियों में से एक था। ओह, कर्नल बेंट्री ने कहा, काफी अचंभित। हाँ, मैं किसी को तुरंत बुलाना चाहता था और साथ ही मैं गांव में चर्चा का विषय नहीं बनना चाहता था। रोजन को सचमुच एक सचिव की जरूरत थी। मैंने टेम्पल्टन को यह काम सौंपा। वह एक सज्जन व्यक्ति है। वह धारा प्रवाह जर्मन बोलता है और कुल मिलाकर वह एक बहुत ही योग्य व्यक्ति है। लेकिन फिर आपको किस पर शक है? श्रीमती बेंट्री ने हैरानी भरे स्वर में पूछा। ये सब तो असंभव लगते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है, लेकिन आप इस बात को दूसरे नजरिए से भी देख सकते हैं। फ्राउलीन ग्रेटा उनकी भतीजी और बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन युद्ध ने हमें बार बार दिखाया है कि भाई बहन के खिलाफ हो सकता है या पिता बेटे के खिलाफ वगैरह। और सबसे प्यारी और सबसे कोमल लड़कियों ने कुछ सबसे आश्चर्यजनक काम किए। यही बात गर्ट्रूड पर भी लागू होती है। और कौन जाने उसके मामले में और कौन सी ताकतें काम कर रही हों। शायद उसके मालिक से झगड़ा हो या फिर उसके पीछे बिताए लंबे वफादार सालों की वजह से बढ़ती हुई नाराजगी, जो और भी ज्यादा स्थायी हो। उस वर्ग की बुजुर्ग महिलाएं कभी कभी आश्चर्यजनक रूप से कटु हो सकती हैं। और डॉब्स, क्या वह इसके बाहर ही सही था? क्योंकि उसका परिवार से कोई संबंध नहीं था। पैसा बहुत काम आएगा। किसी तरह डॉब्स से संपर्क करके उसे खरीदा गया होगा। एक बात तो पक्की लगती है, कोई संदेश या कोई आदेश बाहर से आया होगा, वरना 5 महीने की छूट क्यों? नहीं, समाज के एजेंट जरूर काम कर रहे होंगे। रोसेन की विश्वासघातीता के बारे में अभी भी निश्चित न होते हुए उन्होंने तब तक देर की जब तक कि विश्वासघात का पता किसी भी संभावित संदेह से परे उसी तक नहीं पहुंच गया। और फिर सभी संदेहों को दरकिनार करते हुए उन्होंने द्वार के भीतर जासूस को अपना संदेश भेजा होगा। वह संदेश जिसमें लिखा था, मार डालो। कितना घिनौना, जेन हेलियर ने कहा और कांप उठी। लेकिन संदेश कैसे आया? यही वह बिंदु था जिसे मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रही थी। मेरी समस्या के समाधान की एकमात्र आशा उन 4 लोगों में से किसी एक से संपर्क किया गया होगा या किसी तरह से उससे संवाद किया गया होगा। कोई देरी नहीं होगी। मुझे यह पता था, जैसे ही आदेश आएगा उसका पालन किया जाएगा। यह श्वार्ट्ज हैंड की एक खासियत थी। मैंने प्रश्न किया, इस तरह से किया कि शायद आपको लगेगा कि मैं हास्यास्पद रूप से सावधानी बरत रही हूं। उस सुबह झोपड़ी में कौन आया था? मैंने किसी को नहीं छोड़ा। यह रही सूची। उसने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और उसमें से एक कागज चुना। कसाई मटन की एक गर्दन ला रहा है। जांच की गई और सही पाया गया। किराने वाले का सहायक कॉर्नफ्लोर का एक पैकेट, 2 पाउंड चीनी, 1 पाउंड मक्खन और 1 पाउंड कॉफी लेकर आया। जांच की गई और सही पाया गया। डाकिया फ्राउलीन रोसेन के लिए 2 परिपत्र, गर्ट्रूड के लिए एक स्थानीय पत्र, डॉक्टर रोसेन के लिए 3 पत्र, एक विदेशी टिकट वाला और श्री टेम्पल्टन के लिए 2 पत्र। एक भी विदेशी टिकट वाला। सर हेनरी रुके और फिर लिफाफे से दस्तावेजों का एक बंडल निकाला। हो सकता है कि आप इन्हें स्वयं देखें। ये मुझे संबंधित विभिन्न लोगों द्वारा दिए गए थे या रद्दी की टोकरी से एकत्र किए गए थे। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि अदृश्य स्याही आदि के लिए विशेषज्ञों द्वारा इनका परीक्षण किया गया है। इस तरह का कोई उत्साह संभव नहीं है। सभी लोग देखने के लिए इधर उधर जमा हो गए। कैटलॉग क्रमश एक नर्सरी वाले और लंदन के एक प्रमुख फल प्रतिष्ठान से थे। डॉक्टर रोसेन को संबोधित 2 बिल थे, एक स्थानीय बिल बगीचे के लिए बीजों का और एक लंदन की एक स्टेशनरी फर्म का। उन्हें संबोधित पत्र इस प्रकार था, मेरे प्रिय रोसेन, डॉक्टर हेलमुट स्पैथ के पास से अभी अभी लौटा हूं। मैंने कल एडगर जैक्सन को देखा था। वह और अमोस पेरी अभी अभी सिंगताऊ से लौटे हैं। सच कहूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे उनकी यात्रा से ईर्ष्या हो रही है। मुझे जल्द ही आपकी खबर बताइएगा।
जैसा कि मैंने पहले कहा था, किसी से सावधान रहें। एक खास व्यक्ति, आप समझ रही हैं कि मैं किसकी बात कर रही हूं, हालांकि आप सहमत नहीं हैं। आपकी जॉर्जिना, सर हेनरी ने आगे कहा। श्री टेम्पलेटन के पत्र में यह बिल था, जो जैसा कि आप देख रहे हैं उनके दर्जी से प्राप्त एक खाता है, और जर्मनी में एक मित्र का पत्र भी। दुर्भाग्य से यह पत्र उन्होंने सैर के दौरान फाड़ दिया। अंततः गर्टरूड द्वारा हमें पत्र प्राप्त हुआ। प्रिय श्रीमती स्वार्टज, हमें आशा है कि आप शुक्रवार शाम को होने वाले सामाजिक कार्यक्रम में आ पाएंगी। पादरी ने कहा है और उन्हें आशा है कि आप आएंगी। सभी का स्वागत है। हैम का नाश्ता बहुत अच्छा था और इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि आप कुशल मंगल हों और हम शुक्रवार को आपसे मिलेंगे। भवदीय एम्मा ग्रीन। डॉक्टर लॉयड इस पर थोड़ा मुस्कुराए और श्रीमती बेंट्री भी। मुझे लगता है कि आखिरी पत्र अदालत से बाहर रखा जा सकता है, डॉक्टर लॉयड ने कहा। मैंने भी यही सोचा था, सर हेनरी ने कहा, लेकिन मैंने यह सुनिश्चित करने की सावधानी बरती कि श्रीमती ग्रीन और चर्च का कोई सामाजिक कार्यक्रम था। कोई ज्यादा सावधान नहीं हो सकता, तुम्हें पता है। हमारी दोस्त मिस मार्पल हमेशा यही कहती हैं। डॉक्टर लॉयड मुस्कुराते हुए बोले। मिस मार्पल, आप ख्यालों में खोई हुई हैं। आप क्या सोच रही हैं? मिस मार्पल चौंक गईं। मैं कितनी बेवकूफ हूं, उन्होंने कहा। मैं बस सोच रही थी कि डॉक्टर रोजेन के पत्र में ईमानदारी शब्द बड़े अक्षर एच से क्यों लिखा गया है। श्रीमती बेंट्री ने उसे समझ लिया। हाँ, उन्होंने कहा। ओह हाँ प्रिय, मिस मार्पल ने कहा, मुझे लगा था कि आप ध्यान देंगी। उस पत्र में एक स्पष्ट चेतावनी है, कर्नल बेंट्री ने कहा। यही पहली बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। मैं आपकी सोच से कहीं ज्यादा ध्यान देता हूं। हाँ, एक स्पष्ट चेतावनी। किसके खिलाफ? उस पत्र में एक अजीब बात है, सर हेनरी ने कहा। टेम्पलेटन के अनुसार डॉक्टर रोजेन ने नाश्ते के समय पत्र खोला और उसे यह कहते हुए उनकी ओर फेंक दिया कि उन्हें नहीं पता कि एडम का वह व्यक्ति कौन था। लेकिन वह कोई व्यक्ति नहीं था, जेन हेलियर ने कहा। इस पर जॉर्जिना के हस्ताक्षर थे। यह कहना मुश्किल है कि यह कौन है, डॉक्टर लॉयड ने कहा। यह जॉर्जी हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से जॉर्जिना जैसा दिखता है। बस मुझे लगता है कि लिखावट किसी पुरुष की है। आप जानते हैं, यह दिलचस्प है, कर्नल बेंट्री ने कहा। उसका इसे इस तरह मेज पर फेंकना और यह दिखावा करना कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं किसी का चेहरा देखना चाहता था। किसका चेहरा? लड़की का या पुरुष का या रसोइये का भी? श्रीमती बेंट्री ने सुझाव दिया। हो सकता है कि वह नाश्ता लाने वाले कमरे में रही हो, लेकिन जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है वह यह है। यह बहुत अजीब है। उसने पत्र को देखकर भौहें चढ़ाईं। मिस मार्पल उसके करीब आ गईं। मिस मार्पल की उंगली बाहर निकली और कागज के पन्ने को छू गई। वे दोनों बुदबुदाईं। लेकिन सचिव ने दूसरा पत्र क्यों फाड़ दिया? जेन हेलियर ने अचानक पूछा। लगता है, ओह मुझे नहीं पता, यह अजीब लगता है। उसके पास जर्मनी से पत्र क्यों होने चाहिए? हालांकि जाहिर है, अगर वह संदेह से परे है, जैसा कि आप कहती हैं। लेकिन सर हेनरी ने ऐसा नहीं कहा। मिस मार्पल ने श्रीमती बेंट्री के साथ अपनी बुदबुदाई हुई बातचीत से ऊपर देखते हुए जल्दी से कहा। उन्होंने 4 संदिग्धों के बारे में कहा था, तो इससे पता चलता है कि उनमें मिस्टर टेम्पलेटन भी शामिल हैं। मैं सही कह रही हूं, है ना, सर हेनरी? हाँ मिस मार्पल, मैंने कड़वे अनुभव से एक बात सीखी है। कभी भी खुद से यह मत कहो कि कोई भी संदेह से परे है। मैंने अभी आपको कारण बताए थे कि इनमें से 3 लोग आखिरकार दोषी क्यों हो सकते हैं, भले ही यह असंभव लग रहा हो। मैंने उस समय चार्ल्स टेम्पलेटन पर यही प्रक्रिया लागू नहीं की थी, लेकिन मैं आखिरकार उस नियम का पालन करके इस निष्कर्ष पर पहुंची जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है। और मुझे यह स्वीकार करना पड़ा कि हर सेना, हर नौसेना और हर पुलिस बल में एक निश्चित संख्या में गद्दार होते हैं, भले ही हम इस विचार को स्वीकार करने से कतराते हों। और मैंने चार्ल्स टेम्पलेटन के खिलाफ मामले की निष्पक्षता से जांच की।
मैंने खुद से बिल्कुल वही सवाल पूछे जो मिस हेलियर ने अभी पूछे हैं। घर में अकेले वही क्यों वह पत्र नहीं दिखा पाया जो उसे मिला था, और वह भी एक पत्र जिस पर जर्मन मुहर लगी थी। उसके पास जर्मनी से पत्र क्यों आए? आखिरी सवाल सीधा साधा था और मैंने उससे पूछा भी। उसका जवाब बिल्कुल सीधा सा था। उसकी मां की बहन की शादी एक जर्मन से हुई थी। वह पत्र एक जर्मन चचेरी बहन का था। इसलिए मुझे एक ऐसी बात पता चली जो मुझे पहले नहीं पता थी कि चार्ल्स टेम्पलर के जर्मनी में लोगों के साथ संबंध थे, और इसने उसे निश्चित रूप से संदिग्धों की सूची में डाल दिया। बिल्कुल, वह मेरा अपना आदमी है, एक ऐसा लड़का जिसे मैंने हमेशा पसंद किया है और जिस पर भरोसा किया है। लेकिन सामान्य न्याय और निष्पक्षता में मुझे यह स्वीकार करना होगा कि वह उस सूची में सबसे ऊपर है। लेकिन बात तो यह है, मुझे नहीं पता, और पूरी संभावना है कि मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। यह किसी हत्यारे को सजा देने का सवाल नहीं है। यह एक ऐसा सवाल है जो मुझे 100 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण लगता है। यह शायद किसी सम्मानित व्यक्ति के पूरे करियर को बर्बाद कर देता है, संदेह के कारण। ऐसा संदेह जिसकी मैं उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मिस मार्पल खांसी और धीरे से बोली, तो सर हेनरी, अगर मैं आपको ठीक से समझ रही हूं तो क्या आपके दिमाग में सिर्फ यही युवा मिस्टर टेम्पल्टन ही इतना ज्यादा है? हाँ, एक तरह से। सिद्धांततः यह चारों के लिए एक जैसा होना चाहिए, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए टॉब्स, मेरे मन में उस पर संदेह हो सकता है, लेकिन वास्तव में यह उसके करियर को प्रभावित नहीं करेगा। गांव में किसी को भी कभी अंदाजा नहीं हुआ कि बूढ़े डॉक्टर रोसेन की मौत एक दुर्घटना के अलावा कुछ और थी। गर्ट्रूड थोड़ा ज्यादा प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए, इससे फ्रॉलिन रोसेन के उनके प्रति रवैये में जरूर फर्क पड़ता होगा, लेकिन संभवतः यह उनके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। जहां तक ग्रेटा रोसेन की बात है, खैर, अब हम मामले की जड़ तक पहुंचते हैं। ग्रेटा एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और चार्ल्स टेम्पल्टन एक अच्छा दिखने वाला युवक, और 5 महीने तक वे बिना किसी बाहरी व्यवधान के साथ रहे। जो होना था वो हुआ। वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए, भले ही उन्होंने इस बात को शब्दों में स्वीकार न किया हो। और फिर अनर्थ हो गया। 3 महीने पहले की बात है, और मेरे लौटने के 1-2 दिन बाद ग्रेटा रोजन मुझसे मिलने आई। उन्होंने कॉटेज बेच दिया था और अपने चाचा के मामलों को निपटाकर जर्मनी लौट रही थीं। वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आई, हालांकि उन्हें पता था कि मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूं, क्योंकि वह वास्तव में एक निजी मामले के लिए मुझसे मिलना चाहती थीं। उन्होंने थोड़ा बहुत टालमटोल किया, लेकिन आखिरकार सब कुछ सामने आ गया। मैंने क्या सोचा? जर्मन मुहर वाला वह पत्र जिसके बारे में वह बहुत चिंतित थीं, जिसे चार्ल्स ने फाड़ दिया था। क्या यह सब ठीक था? जरूर ठीक ही होगा। बेशक उन्होंने उसकी कहानी पर विश्वास किया, लेकिन ओह, काश उन्हें पता होता। बिल्कुल, समझे? वही एहसास, भरोसा करने की चाहत, लेकिन मन में एक भयानक छिपा हुआ शक जो मन के किसी कोने में दबा हुआ था, फिर भी कायम था। मैंने उससे पूरी बेबाकी से बात की और उसे भी ऐसा ही करने को कहा। मैंने उससे पूछा कि क्या वह चार्ल्स की परवाह करने के कगार पर थी, और चार्ल्स उसकी। मुझे ऐसा लगता है, उसने कहा। ओह हाँ, मुझे पता है कि ऐसा ही था। हम कितने खुश थे, हर दिन कितने संतोष से बीतता था। हम जानते थे, हम दोनों जानते थे, कोई जल्दी नहीं थी। दुनिया भर का समय था। किसी दिन वह मुझसे कहेगा कि वह मुझसे प्यार करता है, और मुझे भी उसे बताना चाहिए कि मैं भी। लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं, और अब सब कुछ बदल गया है। हमारे बीच एक काला बादल छा गया है। हम विवश हैं। जब हम मिलते हैं तो समझ नहीं आता कि क्या कहें। शायद उसके साथ भी वैसा ही है जैसा मेरे साथ है। हम सब अपने आप से कह रहे हैं, काश मुझे यकीन होता। इसीलिए सर हेनरी, मैं आपसे विनती करता हूं
कि आप मुझसे कहें, आपको यकीन हो सकता है जिसने भी आपके चाचा को मारा वह चार्ल्स टेम्पलेटन नहीं था? मुझे बताइए, ओह मुझे बताइए, मैं विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं। और लानत है उस सब पर, सर हेनरी ने मेज पर जोर से मुट्ठी पटकते हुए कहा। मैं उससे यह नहीं कह सका। वे दोनों एक दूसरे से और दूर होते जाएंगे। उन दोनों के बीच, उनके बीच एक भूत जैसा शक, एक ऐसा भूत जिसे रखा नहीं जा सकता। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया। उसका चेहरा थका हुआ और धूसर लग रहा था। उसने एक दो बार निराशा से अपना सिर हिलाया। और कुछ भी नहीं किया जा सकता जब तक। वह फिर से सीधा बैठ गया और उसके चेहरे पर एक हल्की सी सन की मुस्कान आ गई। जब तक मिस मार्पल हमारी मदद न कर दें। क्या आप नहीं कर सकती मिस मार्पल? मुझे लग रहा है कि वह पत्र शायद आपके पास ही होगा। आपको पता है, चर्च सोशल के बारे में। क्या यह आपको किसी ऐसी चीज या किसी व्यक्ति की याद नहीं दिलाता जो सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट कर देता है? क्या आप उन दो असहाय युवाओं की मदद के लिए कुछ नहीं कर सकती जो खुश रहना चाहते हैं? उस सनकीपन के पीछे उसकी अपील में कुछ गंभीरता थी। वह इस कमजोर, पुराने जमाने की कुंवारी महिला की मानसिक शक्तियों की बहुत कद्र करने लगा था। उसने आंखों में उम्मीद जैसी कुछ चीज लिए उसकी तरफ देखा। मिस मार्पल खांसी और अपने फीते को चिकना किया। यह मुझे यानी पॉल्टनी की थोड़ी याद दिलाता है, उसने स्वीकार किया। जाहिर है पत्र बिल्कुल सादा है, श्रीमती बेंट्री और मेरे लिए भी। मेरा मतलब चर्च सोशल लेटर से नहीं, बल्कि दूसरे लेटर से है। सर हेनरी, आप लंदन में इतना समय बिताते हैं और मानी नहीं हैं, तो शायद ध्यान ही नहीं देते। अच्छा, सर हेनरी ने कहा। क्या ध्यान दिया? श्रीमती बेंट्री ने हाथ बढ़ाया और एक कैटलॉग उठाया। उन्होंने उसे खोला और उत्साह से जोर से पढ़ा। डॉक्टर हेलमुथ स्पैथ, शुद्ध बकाइन, एक अद्भुत सुंदर फूल, असाधारण रूप से लंबे और कड़े तने पर, काटने और बगीचे की सजावट लिए शानदार, अद्भुत सुंदरता की एक नवीनता। एडगर जैक्सन, एक विशिष्ट ईंट लाल रंग का सुंदर आकार का गुलदाउदी जैसा फूल। अमोस पेरी, चटक लाल, अत्यधिक सजावटी। अतसिंगताओ, चटक नारंगी लाल, दिखावटी बगीचे का पौधा और लंबे समय तक रहने वाला कटा हुआ फूल। ईमानदारी, बड़े एच के साथ। आपको याद है, मिस मार्पल ने धीरे से कहा। ईमानदारी, गुलाबी और सफेद रंग, विशाल सुंदर आकार का फूल। मिसेस बेंट्री ने सूची पत्र नीचे फेंका और बेहद जोरदार आवाज में कहा, डाहलिया। और उनके शुरुआती अक्षर मृत्यु लिखते हैं, मिस मार्पल ने समझाया। लेकिन वह पत्र डॉक्टर रोजेन के पास ही आया था। सर हेनरी ने आपत्ति जताई। यही तो चतुराई थी, मिस मार्पल ने कहा, और उसमें दी गई चेतावनी भी। वह क्या करेगा किसी ऐसे व्यक्ति से पत्र पाकर जिसे वह नहीं जानता और जिसके नाम भी वह नहीं जानता? क्यों, जाहिर है उसे अपने सचिव को ही दे दे। तो फिर, अरे नहीं, मिस मार्पल ने कहा, सचिव को नहीं। क्यों, यही तो साफ जाहिर करता है कि वह नहीं था। अगर ऐसा होता तो वह उस पत्र को कभी नहीं ढूंढने देता। और इसी तरह वह अपने लिए लिखे किसी पत्र को, जिस पर जर्मन मुहर लगी हो, कभी नष्ट नहीं करता। सच में उसकी मासूमियत, अगर आप मुझे इस शब्द का इस्तेमाल करने की इजाजत दें, बस चमक रही है। तो फिर कौन? खैर, यह लगभग तय लगता है। इस दुनिया में जितना कुछ भी तय हो सकता है, उतना ही। नाश्ते की मेज पर एक और इंसान था और वह इन हालात में स्वाभाविक रूप से खत के लिए हाथ बढ़ाकर उसे पढ़ लेती। और बस, तुम्हें याद है कि उसे उसी डाक से बागवानी का कैटलॉग मिला था। ग्रेटा रोजेन, सर हेनरी ने धीरे से कहा। फिर उसका मुझसे मिलने आना। सज्जन लोग इन बातों को कभी नहीं समझ पाते, मिस मार्पल ने कहा। और मुझे डर है कि वे अक्सर सोचते हैं कि हम बूढ़ी औरतें, खैर बिल्लियां हैं, जो चीजों को वैसे ही देखती हैं जैसे हम देखती हैं। लेकिन बात यही है, दुर्भाग्य से इंसान अपने लिंग के बारे में बहुत कुछ जानता है। मुझे इसमें कोई शक नहीं कि
उनके बीच एक दीवार थी। युवक को अचानक एक अजीब सी विकर्षण का एहसास हुआ। उसे शक हुआ, पूरी तरह से सहज ज्ञान से, और वह शक छिपा नहीं सका। और मुझे सचमुच लगता है कि उस लड़की का आपसे मिलना सिर्फ उसकी नफरत थी। वह वाकई काफी सुरक्षित थी, लेकिन उसने बस बेचारे मिस्टर टेम्पलेटन पर आपका शक जाहिर करने के लिए अपनी हद पार कर दी। उसके आने के बाद ही आपको उसके बारे में इतना यकीन हुआ। मुझे यकीन है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, सर हेनरी ने शुरू किया। सज्जनों, मिस मार्पल ने शांति से कहा, इन बातों को कभी समझ नहीं पाते। और वह लड़की, वह रुक गया। वह एक निर्दयी हत्या करती है और बेदाग बच निकलती है। ओह नहीं सर हेनरी, मिस मार्पल ने कहा, बेदाग नहीं, न तो आप और न ही मैं इस पर विश्वास करती हूं। याद कीजिए आपने कुछ देर पहले क्या कहा था। नहीं, ग्रेटा रोजेन सजा से नहीं बचेगी। सबसे पहले वह जरूर कुछ बहुत ही अजीब लोगों, ब्लैकमेलर और आतंकवादियों के साथ रही होगी, जो उसके लिए कोई फायदा नहीं पहुंचाएंगे, और शायद उसका अंत बहुत बुरा होगा। जैसा कि आप कहते हैं, दोषी पर विचार व्यर्थ नहीं करना चाहिए। निर्दोष ही मायने रखते हैं। मिस्टर टेम्पलेटन, जिनके बारे में मैं कह सकता हूं कि वे उस जर्मन चचेरी बहन से शादी करेंगे, उनका उसकी चिट्ठी फाड़ना, हां, संदिग्ध लगता है। शब्द का प्रयोग उस अर्थ से बिल्कुल अलग है जिसका हम पूरी शाम इस्तेमाल करते रहे हैं। कुछ ऐसा जैसे उन्हें डर था कि कहीं दूसरी लड़की देख न ले या देखने के लिए न कहे। हां, मुझे लगता है कि जरूर कुछ न कुछ रोमांस जरूर हुआ होगा। और फिर डॉब्स है। हालांकि जैसा कि आप कहते हैं, मैं कह सकता हूं कि इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। शायद वे सिर्फ अपनी 11 बजे की प्रार्थनाओं के बारे में ही सोचते रहते हैं। और फिर वो बेचारी गर्ट्रूड है, जिसने मुझे एनी पॉल्टनी की याद दिला दी। बेचारी एनी पॉल्टनी, 50 साल की वफादार सेवा और मिस लैम्ब की वसीयत चुराने का शक, हालांकि कुछ भी साबित नहीं हो सका। उस बेचारी का वफादार दिल लगभग तोड़ ही दिया। और फिर उसके मरने के बाद चाय की डिब्बी के उस गुप्त दराज में यह बात सामने आई, जहां बूढ़ी मिस लैम्ब ने इसे सुरक्षा के लिए खुद रखा था। लेकिन बेचारी एनी के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। उस बेचारी बूढ़ी जर्मन औरत के बारे में यही बात मुझे बहुत परेशान करती है। जब कोई बूढ़ा होता है तो वह बहुत जल्दी कड़वा हो जाता है। मुझे मिस्टर टेम्पल्टन से ज्यादा उस पर तरस आया, जो जवान और सुंदर है और जाहिर है औरतों का चहेता है। आप उसे लिखेंगे, है ना सर हेनरी, और उसे बताएंगे कि उसकी बेगुनाही पर कोई शक नहीं है। उसका प्यारा बूढ़ा मालिक मर चुका है और वह बेशक सोच रही होगी और खुद पर शक महसूस कर रही होगी। ओह, यह सोचने लायक नहीं है। मैं लिखूंगा मिस मार्पल, सर हेनरी ने कहा। उन्होंने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें कभी पूरी तरह समझ नहीं पाऊंगा। तुम्हारा नजरिया हमेशा मेरी उम्मीद से अलग होता है। मुझे डर है कि मेरा नजरिया बहुत तुच्छ है, मिस मार्पल ने विनम्रता से कहा। मैं सेंट मैरी मीड से शायद ही कभी बाहर जाती हूं, और फिर भी तुमने एक ऐसी गुत्थी सुलझा ली है जिसे एक अंतरराष्ट्रीय रहस्य कहा जा सकता है, सर हेनरी ने कहा। क्योंकि तुमने उसे सुलझा लिया है, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। मिस मार्पल शर्मा गईं, फिर थोड़ा रूखी हो गईं। मुझे लगता है मैं अपने जमाने के हिसाब से अच्छी तरह पढ़ी लिखी थी। मेरी बहन और मेरे पास एक जर्मन गवर्नेस थी, एक फ्राइलिन, बहुत भावुक। उसने हमें फूलों की भाषा सिखाई, जो आजकल एक भूली बिसरी विद्या है, लेकिन बेहद आकर्षक। उदाहरण के लिए, एक पीले ट्यूलिप का मतलब है निराशाजनक प्यार, जबकि एक चाइना एस्टर का मतलब है मैं तुम्हारे चरणों में ईर्ष्या से मर जाऊंगी। उस पत्र पर जॉर्जिन के हस्ताक्षर थे, जो मुझे याद है कि जर्मन में डाहलिया होता है, और इससे पूरी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। काश मुझे डाहलिया का मतलब याद आ पाता, लेकिन अफसोस मुझे याद नहीं। मुझे याद नहीं कि वह क्या था। कम से कम इसका मतलब मौत तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल
भयानक है ना? दुनिया में बहुत दुखद चीजें हैं। श्रीमती बेंट्री ने आह भरते हुए कहा। यह सौभाग्य की बात है कि किसी के पास फूल और दोस्त हों। देखो, वह हमें सबसे आखिर में रखती है, डॉक्टर लॉयड ने कहा। एक आदमी मुझे हर रात थिएटर में बैंगनी ऑनर किट भेजता था, जेन ने स्वप्निल स्वर में कहा। मैं तुम्हारे उपकारों का इंतजार कर रही हूं। इसका यही मतलब है, मिस मार्पल ने प्रसन्नता से कहा। सर हेनरी ने एक अजीब तरह की खांसी ली और अपना सिर घुमा लिया। मिस मार्पल ने अचानक विस्मय से कहा, मुझे याद आ गया है। डहलिया का मतलब है विश्वासघात और मिथ्या बयान। अद्भुत, सर हेनरी ने कहा, बिल्कुल अद्भुत। और उन्होंने आह भरी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं अगली कहानी में।